नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 6 का NCERT चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में दो टॉपिक के बारे में बात किए थे, हड़प्पा की कहानी और इन नगरों की क्या विशेषता थी। तो उन नगरों के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग उसमें देखे थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, कैसे औजार वहाँ पे उत्खनन हुआ। उत्खनन में भी अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग समय पे उत्खनन होता है। तो उत्खनन के उपरांत वहाँ पे बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसे पुरास्थल है जहाँ से औजार साक्ष्य के रूप में मिले हुए हैं। तो हम लोग अब उससे आगे की टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ के भवन कैसी होती थी, सड़कें कैसी होती थी और यहाँ के नाले कैसे होते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेकर चलते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि भवन, नाले तथा सड़कें। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी पिछली वीडियो में मैंने नाले के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि वहाँ के जो घर से जो पानी वगैरह जो भी निकलता था वो सड़क वाले नाले से जुड़ जाता था और चौड़ी नाले हुआ करती थी, उसमें जोड़ दिया जाता था और उस चौड़ी नालियों को नदियों से जोड़ दिया जाता था और वो नदी जाकर के समुद्र में मिल जाया करती थी। तो इस तरह से नालियों का प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं कि इन्हें एक सीधी लाइन में बनाया जाता है, यानी इसमें एक सीधी लाइन में, ताकि ये बहुत अच्छे से ये जो नाली का जो पानी है बहुत ही अच्छे से जा सके। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी, जिससे पानी आसानी से बह सके। प्राय घरों के नालियों, सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और आगे बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो ये बात हो गया। उसके बाद से देखते हैं कि इन नगरों के घर सामान्यतः 1 या 2 मंजिल के होते थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे घर होता था तो बीच में आंगन टाइप का हो जाता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकतर घरों में एक अलग स्नानागार होता था, जैसे हम लोग आज देखते हैं वॉशरूम। जैसे हम लोग लिविंग रूम अलग होता है, किचन रूम अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, ठीक, बाथरूम अलग होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक अलग भी स्नानागार था, यानी स्नान करने वाला। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं इसलिए क्योंकि पानी पीने की जो संसाधन है वो कमी ना हो, इसलिए उसको कुएं खुद घर में ही खुदवाए जाते थे, जिससे वहाँ पे पानी पीने लायक होते थे। घर, नाले तथा सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया जाता था और यहाँ पे सड़कों का, घर का और नाले का जो सुव्यवस्थित ढंग से होती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मुख्य होल बनाए जाते थे, जिनके द्वारा इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। जैसे मान लीजिए कि नाला है तो नाला बहुत लंबी दूरी तक नहीं जाती थी, बीच में उसको बहुत ज़्यादा गड्ढा और बहुत चौड़ा में कर दिया जाता था, ताकि उसको समय समय पर उसमें जितने भी प्लास्टिक वगैरह, चाहे जितने भी कचड़े, अवांछित जो पदार्थ है, उसको वहाँ से हटाया जा सके, जिससे जो नाले का पानी है वो अवरुद्ध ना हो सके, जाम ना हो सके। तो ये एक तरह से प्रॉपर तरीके से था, यानी नालियों को लेकर के, जिससे वहाँ की व्यवस्थित पूरे तरीके से उसको हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन के बारे में हम लोग, आइए इस पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नगरीय जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ के जितने लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो थे, शासक थे, जो अपने नगरों का विकास कैसे करना है, अपने नगरों के अंतर्गत किस तरह की इमारत बनाने हैं, कौन से पत्थर यूज करना है और कहाँ से पत्थर को मंगवाना है, ये सारा चीज़ बहुत ही योजना करते थे, योजनाबद्ध तरीक़ों से अपना काम करते थे। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों का खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते हैं, और ये संभवतः यहाँ के शासक होते थे। और ये जो शासक होते थे दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर मंगाया करते थे, ठीक है। तो ये शासक लोगों को दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर तथा महत्वपूर्ण वस्तुएं बोलते थे लाने के लिए, और मंगवाते भी थे और अपने इमारत में इसका यूज करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहर पर तो लिखते थे परंतु अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई है। यानी उस टाइम पे लिपिक भी होते थे जो मुहर पे लिखना होता था और अन्य वस्तुओं पर उसको बहुत अच्छे से डिजाइनिंग में, अक्षरों में उसको लिपिक लिखने का काम करते थे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी शिल्पकार भी थे। शिल्पकार का मतलब जितने भी डिजाइनिंग करना हो घर में, जितने भी लकड़ी का जितना भी फर्नीचर से संबंधित जितने भी वर्क करना है, ये शिल्पकार करते थे। पत्थरों की कटाई से लेकर के पत्थरों के जो डिज़ाइन होते थे वो बहुत अच्छे से शिल्पकार उसमें पारंगत थे, वो बहुत आसानी से करते थे। तो इसमें देखते हैं कि स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या उद्योगों स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, यानी अपने घरों में कुछ ऐसे सामान बनाएंगे जिससे देखने के बाद एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। उसके बाद से यहाँ पे जहाँ पे उद्योग भी होते हैं तो यहाँ पे उद्योगों स्थल पे भी ये लोग बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन का करते हैं, जिससे वहाँ से किसी दूसरे जगह पर जाने में उनको बहुत अच्छी कीमत भी मिल जाती थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जिसमें भवन, नाले, सड़कें और नगरीय जीवन इन लोगों की कैसी थी, ये 2 टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर रुख करते हैं। तो आइए पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं नगर तथा नए शिल्प की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतम तांबा, कांसा, सोना, पत्थर, शंख जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। यानी उनमें तांबे तथा कांसे से औजार, हथियार, बर्तन तथा आभूषण बनाए जाते थे, और सोना चांदी से आभूषण तो बनाए जाते थे, उसके साथ साथ बर्तन भी बनाए जाते थे। उसके बाद से यहाँ पर आकर्षक मटके, बाट यानी बटखरा और फलक भी मिले हैं। कांसे का स्केल भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे। यानी नगर तथा नए शिल्प के अंतर्गत हम लोग देखे हैं। तो इससे हमें पुरातत्व द्वारा जो भी चीज़ें मिली हैं उनके आधार पर हम लोग उनका परीक्षण करके उसके बाद से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया कि संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ के पास कपास की खेती होती थी। यहाँ पे पक्की मिट्टी और फियंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तो यहाँ पे फियंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फियंस एक नया टर्म आ गया है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो फियंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, ठीक है, तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फियंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यानी पत्थर और शंख जो है वो तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन फियंस ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं, यानी आर्टिफिशियल चीज़ है। बालू या एस्फेटिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनसे बनाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग सामान्यतः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं, यानी नीले और हल्का जो हरा होता है उस रंग का। फेयंस से मटके, चूड़ियाँ तथा छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। ये फेयंस है। फेयंस एक तरह से कृत्रिम तरीके से बनाया जाने वाला एक तरह का यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे चूड़ी और यहाँ पे छोटे बर्तन भी इसका बनाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर रुख करते हैं। तो कच्चे माल की खोज में के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कच्चे माल की हम लोग बात करेंगे। कच्चा माल होता क्या है। तो प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो कच्चा माल होता है, या किसान के द्वारा जो भी चीज़ें उत्पादन किया जाता है वो क्या है, कच्चा माल है। उसके बाद से उन कच्चे माल को हम लोग यूज करके अलग अलग नए तरह के चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं को अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल है। इनसे कई प्रकार की नई चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो किसान क्या करते हैं, कपास उगाते हैं। उसके बाद से उसको कताई के माध्यम से उसको गुजरना पड़ता है कपास को। उसके बाद से उसका धागा बनता है, जिससे हम लोग बुनाई का काम करते हैं। तो पहले के लोग तो हाथों से बुनाई करते थे, लेकिन अब तो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मशीनों के द्वारा हम लोग फैक्ट्रियों में देखते हैं कि फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से मशीनों के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तो चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि इन कच्चे माल जो होते थे, तो जो भी चीज़ें होती थी तो कुछ जो अपने क्षेत्र में प्राप्त हो जाती थी उसका यूज कर लेते थे। उसके बाद बाहरी देशों से भी मंगाते थे। तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से मंगाते थे। तांबा मंगाते थे राजस्थान से और ओमान से। तो राजस्थान तो अपना ही देश हो गया, पश्चिमी क्षेत्र बोले तो।
और ये पश्चिमी एशियाई में हम लोग देख सकते हैं ओमान, जहाँ पे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब कंट्री हैं एक साथ। उसके बाद से यहाँ पे टीन की बात करें तो अफ़गानिस्तान और ईरान, ये अफ़गानिस्तान और ईरान से ये लोग टीन मंगाते हैं। इसलिए टीन मंगाते हैं क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता है, तो इसलिए इनको टीन की आवश्यकता पड़ती थी। सोना की बात करें तो सोना कर्नाटक से, ये आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर ही है। और बहुमूल्य पत्थर जो होता था गुजरात से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। तो याद इसमें रखिएगा कि जो तांबा है वो याद रखिएगा कि यहाँ पे पश्चिमी एशियाई यानी ओमान से, और टीन अफ़गानिस्तान ईरान से, और सोना कर्नाटक से यानी अपने देश से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात और अफ़गानिस्तान ईरान। यानी इसमें देखिएगा तो अफ़गानिस्तान ईरान की बात बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए आप याद रखिएगा ज़्यादातर टीन की बात करें तो अफ़गानिस्तान ईरान, और बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो अफ़गानिस्तान ईरान, ये थोड़ा कॉमन हो जाता है। उसके बाद से तांबा की बात करें तो पश्चिमी एशियाई में ये देश जो ओमान के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये रहा नगर तथा नए शिल्प और कच्चे माल की खोज में। और एक टर्म आया था फियंस, ये भी आप लोग सीख लिए। फियंस क्या है? एक कृत्रिम तरीके से बनाया जाने वाला एक वस्तु है। तो इसलिए आप लोग देखिएगा जिसका यूज करके हम लोग मन के और चूड़ी हम लोग बनाते हैं, तो और बर्तन भी बनाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा लिया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी नगर में जो लोग रहते थे उनका भोजन किस तरह से प्राप्त होता था, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे किसान एवं जो पशुपालक होते थे, किसान एवं पशुपालक जो होते थे उनके द्वारा वहाँ के शासकों को, दस्तकारों को और जो लेखक हुआ करते थे उनको भोजन देने का काम होता था। तो यहाँ के किसान और पशुपालक जो थे वो भोजन की पूर्ति करते थे। नगरों के अतिरिक्त गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे और कृषि के उपरांत सरसों, गेहूं, जौ और मटर, दालें, धान, तिल उगाते थे। तो इसलिए यहाँ पे दालें, धान, तिल उगाते थे। और ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, इसलिए कि वहाँ पे हल का भी प्रयोग इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य बात ये है कि ये जो हल होते थे वो लोहे का नहीं होता था, वो लकड़ी का होता था। तो इसलिए एक उनके लिए एक अपने आप में क्या थी, नई बातें थी। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अनुमानतः जल का संचय यानी जल को इकट्ठा करके और ये लोग खेतों की सिंचाई किया करते थे। हड़प्पा के लोग भेड़, बकरी, गाय पालते थे और बस्तियों के पास तालाब तथा चारागाह होता था, परंतु सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता था। यानी बस्तियों के पास ये क्या करते थे कि यहाँ पे तालाब और चारागाह जो होता था उसका यूज करते थे। बरसात वाले दिनों में जब सूखे महीने आते थे तो उसको चारा पानी की खोज में उन लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग ये लोग अलग अलग अपना जीवन यापन करते हैं और अपने पशुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह ये लोग ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि वे बेर जैसे फल का भी उपयोग करते थे, जो बेर होता है, और ये लोग मछली पकड़ते थे और हिरण भी पकड़ते थे। मछली को भी ये लोग अपने भोजन के रूप में बहुत ही एक अच्छा आहार मानते थे। तो यानी मछली को भी ये लोग पकड़ते थे और हिरण को भी। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो इस टॉपिक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये हम लोग एंड तक पहुँच गए हैं। तो सभ्यता के पतन का कारण की बात करें तो यहाँ पे अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और इस सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत देखने को मिलता है। तो आज से भी बहुत सी इसमें मतभेद हैं कि अचानक से कोई भी लोग ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से यहाँ पे मत दिए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मार्शल बोलते हैं, मार्शल मोहनजोदड़ो के बारे में बोलते हैं कि ये बाढ़ के कारण इसका विनाश हो गया। मैके बोलते हैं कि चंद्रहुद्रो के बारे में कि इसका बाढ़ के कारण, और एस.आर. राव बोलते हैं कि लोथल का जो विनाश है वो भी क्या हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। यानी मार्शल, मैके और एस.आर. राव ने यानी अलग अलग जगह, जैसे मार्शल मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं, मैके चंद्रहुद्रो के बारे में बताते हैं, एस.आर. राव लोथल के बारे में बताते हैं। यानी तीनों आदमी बाढ़ का कारण बताते हैं कि बाढ़ आया होगा, उसके बाद से सब कुछ ले बीता होगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मार्टिन व्हीलर बोलते हैं कि आर्यों का आगमन, ठीक है, आर्यों का आगमन, यानी आर्यों के आगमन से
इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। एच.टी. लेम्ब्रिक बोलते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाने से, एच.टी. लेम्ब्रिक बोलते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाने से इस सभ्यता का विनाश हो गया। यानी एक तरह से ये सोचे होंगे कि जो सिंधु नदी का जो पानी आता है अब वो आना बंद कर दिया है, यानी यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई होगी, जिसके वजह से यहाँ के लोग पलायन करना शुरू कर दिए होंगे और यहाँ पे यही बात हो सकती है कि नगरों को छोड़ना शुरू कर दिए और वहाँ से इस सभ्यता का, इस नगर का विनाश होना शुरू हो गया होगा। ऐसा ये वो एच.टी. लेम्ब्रिक बोलते हैं। के.आर. केनेडी बोलते हैं कि महामारी, यानी एक तरह से पेंडेमिक हो गया होगा। जैसे आप लोग कोरोना की स्थिति को आप लोग देखे होंगे, तो कोरोना की स्थिति में वैसे पेंडेमिक समझिए तो मानव जीवन के लिए बहुत ही संकटमय वो जीवन था। तो यहाँ पे भी एक के.आर. केनेडी कहते हैं कि यहाँ पे भी महामारी आ गया है, यानी मलेरिया से संबंधित जो बीमारी है, उस टाइम मलेरिया का कोई उपचार ही नहीं था। तो आजकल मलेरिया का उपचार हो गया है तो हम लोग को थोड़ा इजी लगता है, लेकिन उस टाइम मलेरिया जो होता था वो उसके लिए कोई ज़्यादा करके उपचार होता ही नहीं था। तो इसलिए वो उनके हिसाब से वो क्या होता था, पेंडेमिक ही होता था, यानी महामारी ही हुआ करता था। इसलिए कि उसका टीका नहीं चला था, तो इसलिए उतना वो लोग ज़्यादा डेवलप भी ज़्यादा नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि के.आर. केनेडी बोलते हैं महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। अंत में जॉन मार्शल ये निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष इस बेसिस पे निकालते हैं कि सिंधु नदी के पुरास्थलों से कुछ ऐसे साक्ष्य मिला हुआ है जिसके वजह से स्टडी करके ये बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो पर्यावरण का असंतुलन है, यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना है। यही कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो मनुष्य के लिए जो चीज़ें यहाँ पे संसाधन की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे अब धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो गया, पर्यावरण धीरे धीरे दूषित होना शुरू हो गया होगा, जिसके उपरांत यहाँ के लोग पलायन करने लग गए होंगे, भागने लग गए होंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग मृत्यु हो गई होगी। तो इस तरह से इन्होंने पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना बताया है। यानी एक तरह से हम भी लोग सोचे तो हम लोग भी जाने अनजाने में पर्यावरण को दूषित करते ही हैं। बड़े बड़े स्तरों पे हम लोग वन की कटाई करते हैं, कारखाना बैठाने के लिए, घर बनाने के लिए, वनों को हम लोग खेतों में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ऐसे भूमि के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं जहाँ पे खाली स्थान हो, वहाँ पे घर बन रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को ही दूषित कर रहे हैं और ये इसका हम लोग देखे ही हैं कि पर्यावरण को दूषित करने के उपरांत हम लोग को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसलिए कि जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समिट होती है, किस लिए होती है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का ही काम किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी वायुमंडल है वो बहुत ही गर्म हो चुकी है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग कैसे दूर किया जा सकता है, कि इसको हम लोग कैसे दूर करें, इसके बारे में हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना पड़ेगा और वैसे वातावरण को ठीक करना है जो वहाँ पे पहले से दूषित हैं, तो उनको ठीक करना होगा। और आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में कैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते थे, ऑक्सीजन देने वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाए जाते होंगे। अब बताइए कि ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में थे ही नहीं, इसलिए तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते थे। तो एक तरह से हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, हमारे देश में जो ऑक्सीजन की पूर्ति में दिक्कतें हो रही है तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। और यहाँ तक कि जल की भी जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको भी सही ढंग से करें। तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों में जल का भी हम लोग उपयोग जो तक करते हैं उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान बिल्कुल देना ज़रूरी है, ताकि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण हमारे मित्र हैं, ये हमारी बहुत सहयोग करते हैं जीवन जीने में। तो इसलिए हम लोग की सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है, सबसे बड़ी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पर्यावरण को हर दम बचाने की कोशिश करें और हमारे दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर लगभग आरंभिक जीवन जो है जो तीसरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।